नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो ये कि संसद में जो राजनीतिक एजेंडा बदल रहा है वो किस तरह से उसमें बदलाव हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो शोरगुल है, वहां पर जो हंगामा हुआ है, समाजवादी पार्टी विशेष रूप से विपक्ष ने किया है, किन किन मुद्दों पर किया, इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें किस तरह के संकेत हैं, उसमें क्या नतीजे आ रहे हैं, किन के लिए कितना ये अच्छा, किन के लिए कितना बुरा, और किन के लिए इसमें क्या संदेश है, ये सब कुछ करेंगे पड़ताल। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 3 राज्यों की 3 सीटों के उपचुनावों के लिए मतगणना। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे, तो गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी को बढ़त। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा और कांग्रेस के बीच अभी तक कांटे की टक्कर। मॉनसून सत्र में लगातार तीसरे सप्ताह भी नहीं थम रहा है विपक्ष का हंगामा। हंगामे के बीच लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पेश। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई जारी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी, तो भाजपा ने सोरेन सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर खुलेआम नौकरियों को बेचने का गंभीर आरोप। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव की गूंज से गूंजा वातावरण। जलाभिषेक और दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और हवन का दौर भी जारी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न, ईरान के खिलाफ विनाशकारी हमला टालने का दावा। कहा होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु मुद्दों पर आज से अमेरिका ईरान के बीच नई वार्ता। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब सबसे पहले जो हम जिस एजेंडे पर बात करेंगे वो हमारा एजेंडा है कि संसद में किस तरह से लगातार एजेंडे बदल रहे हैं और विपक्ष लगातार अपना तेवर बदल रहा है। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के सांसदों के साथ बैठक में लगभग हर रोज सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाती है और हर रोज एक नया एजेंडा लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन की तख्तियां सांसद थाम लेते हैं। पेपर लीक का मामला खत्म हो गया, तो अब राम मंदिर चढ़ावा में गड़बड़ी और गृह मंत्री से जवाब विपक्ष का मुद्दा बन गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर साधु बनकर प्रदर्शन किया था, तो अयोध्या से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आई और इसके बाद सपा पप्पू यादव से पीछा छुड़ाते हुए नजर भी आई। तो सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव के प्रदर्शन को गलत भी बताया। रामगोपाल यादव का कहना है कि संतों का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन रामगोपाल इस बात पर चुप्पी लगा बैठे कि सनातन और संतों के अपमान के इस प्रायोजित ड्रामे के प्रमुख किरदार सपा के ही सांसद हैं। संसद के मॉनसून सत्र में इस तरह के अजब गजब नजारे इन दिनों लगभग हर रोज देखे जा सकते हैं। देश की बड़ी समस्या पेपर लीक पर कड़े कानून को लेकर सपा सांसदों का कोई सुझाव आया नहीं, लेकिन राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी को लेकर सपा सांसद संसद भवन में चंदा चोरी का स्वांग करते हुए हर दिन दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कुछ और ही होता है, लेकिन सपा उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर अपने लिए सियासी मुद्दा बनाते हुए नजर आती है। उधर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर छात्र पिछले 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से रांची में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संसद में गरीब छात्र नौजवानों के भविष्य की डकैती पर पूरी तरह से खामोश हैं। विपक्ष के कई नेता और छात्र के स्वयंभू नेता छात्र पेपर लीक से बड़ा सवाल पदों की बिक्री का भी मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी हों, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन सभी की चुप्पी को लेकर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको। राज्यसभा में जीतन राम मांझी अपना संबोधन दे रहे हैं। 26 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं चालान छूट
जो इनवाइस डिस्काउंटिंग है, जो मूल वित्त वर्ष 2021 में मात्र 40,000 करोड़ रुपया था, वो बढ़कर वित्त वर्ष 25-26 में 3,47,000 करोड़ से अधिक हो गई महोदय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय उप सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से स्पष्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है। महोदय, एमएसएमई का जो परिभाषा है उसमें भी परिवर्तन किया गया है महोदय। पहले जो एमएसएमई की सीमा थी 2.5 गुना बढ़ाकर क्रमशः 2.5 करोड़ और 25 करोड़ तथा 125 करोड़ की गई है, तथा टर्नओवर को दुगना बढ़ाकर क्रमशः 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ रुपया किया गया है। कहने का मतलब कि आज जो संसार में, विश्व में मूल्य वृद्धि हो रही है, तो हमारा एमएसएमई छोटे छोटे कामों के लिए जाना जाता था, आज उसका टर्नओवर आपको बताया मैंने कि 500 करोड़ रुपया तक की गई है महोदय। इस तरह से इसमें व्यापक सुधार की बात आई है। और जैसा कि पहले कहा कि नियमों का अनुपालन करने को बढ़ावा देना इसका काम है। बिल में हितधारकों के साथ साथ व्यापक विचार विमर्श और संबंधित मुद्दों को सावधानी पूर्वक जांच के बाद तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और व्यापक जनहित को बनाए रखते हुए सभी संबंधित पक्षों के हितों को संतुलन करना है। माननीय उप सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी माननीय कुछ सदस्यों ने महिलाओं की बात कही, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आपको मैं बता दूं कि एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता 39% है, जो पहले कम थी। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, महिलाओं को जो बिक्री खरीद होती है उसमें 3% आरक्षण दिया गया है। अपना जो माल है उसको बिक्री करने के लिए बाजार नहीं दिया जाता था, तो आज महिलाओं के लिए 3% है। और एक माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की, ट्रांसजेंडर की बात की। इस 3% में ट्रांसजेंडर को भी लगाया गया है, उनको भी बिक्री में हम लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कहने का मतलब हर क्षेत्र में तरह से अपने इस एमएसएमई को आगे बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं। और दूसरी बात महोदय, एमएसएमई क्या है, बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि एमएसएमई जो है भारत के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। खेती के बाद एमएसएमई ही दूसरी व्यवस्था है जो इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। और जैसा कि कहा गया कि जो हमारा जीडीपी है उसमें इसका योगदान 31% है, मैन्युफैक्चरिंग में 36% है। और वही देश बड़ा माना जाता है, विकसित माना जाता है जब उस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि एमएसएमई ही एक ऐसी संस्था है जो भारत के ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का 41% हिस्सा डील करता है। इस तरह से सब तरह से युवाओं को, महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को, शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हब्स की व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी अनेक प्रकार से लोगों को सुविधा दी गई है। माननीय ये सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे, जहां पर एमएसएमई के मंत्री जीतन राम मांझी जवाब दे रहे थे। और ये जवाब दरअसल एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक है, उस पर चर्चा का वो अपना पक्ष रख रहे थे, अपना जवाब दे रहे थे। तो राज्यसभा की तो कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी कल तक के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हमने उससे पहले आपको बताया कि हंगामे के लिए अलग अलग मुद्दे ढूंढ रहा है विपक्ष, और उसमें विशेष रूप से जो पप्पू यादव का वो प्रदर्शन था साधु के वेश में, वो भी मुद्दा है। इस पर सपा ने अब अपना हाथ खींच लिया है। सपा के नेता राम गोपाल यादव का कहना है कि चंदा चोरी में दरअसल संतों का कोई दोष नहीं है। सुनिए। पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का, संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि
जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो वहीं सपा की नेता डिंपल यादव का कहना है कि चंदा चोरी के मामले में कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। ये जो सरकार है, there's a complete sense of disillusionment in the government and people are disappointed by the government, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ। वहीं भाजपा का फोकस झारखंड पेपर गड़बड़ी मामले पर है, वहां की भर्ती घोटाले पर। भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में पेपर लीक को लेकर और गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनके राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज़्यादा जो है ढफोर संखी नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है। 152 परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है इस सरकार पर। जो अन्य राज्य हैं जहां इनका शासन है, हर जगह आप देखें लगातार, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी पेपर लीक मैं मानता हूं और भी राज्यों में कभी कभार देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन राज्य सरकारें उस पर कठोर कार्रवाई करती हैं, जैसा झारखंड में आप देख लीजिए। तो संसद में गतिरोध के बीच सरकार की तो कोशिश रहती है कि वो अपने बिल को पास कराए। तो इस पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार बिल लाती है तो विपक्ष से बात करनी चाहिए। I believe that part of the job of the government is to ensure that Parliament functions properly, because it is in their interest. They want to get their bills passed, or that they should come and talk to the opposition. I don't know whether enough talking is taking place, because normally there is some give and take. तो झारखंड में जो भर्ती घोटाला है वो भी मामला संसद में गर्म है, संसद से लेकर बल्कि झारखंड की राजधानी रांची तक। तो इस पर भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितने भी अधिकारी इस मामले में लिप्त हों उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि भाई वहां पेपर लीक नहीं है, वहां तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जेपीएससी में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी है उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहां से हटाइए। मामले में जेपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो भी चुकी है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, जो कि वहां के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। बहरहाल आज संसद से लेकर ये पूरे जितने मुद्दे, एक साथ कई मुद्दे संसद में उठ रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित भी हो गई है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं आज स्टूडियो में पधारे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। साथ में हमारे साथ आगे चल करके जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी, हमारे संवाददाता नीरज सिंह नजर आ रहे हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं यहीं पर। मैं पहले नीरज के पास चलता हूं। नीरज, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा राज्यसभा एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि वहां एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक पारित हो रहा है। Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 11 by Sri A. Rahim ji. Sri A. Rahim ji, are you moving? Mike, sir, I am moving. So, number 16 and 17 by Sri Ajay Makan ji, are you moving? Yes, sir, I am moving. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Ajay Makan ji to vote. Those in favor will please say aye. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 1 to 5 by Dr. John Britas ji. Are you moving? Dr. John Britas ji, are you moving? I am moving also, requesting Amit Shah ji to come to our aid. You have moved the amendment. Number 18 and 19 by Sri Ajay Makan ji. Are you moving? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? Are you moving? Move. Amendments moved. Moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Sri Ajay Makan ji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Number 20 by Sri Ajay Makan ji. Are you moving? Yes, sir. Yes, sir, I am moving. So amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 6 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? I am moving, sir. Number 12 by Sri A. Rahim. Are you moving the amendment? Sir, I am moving. Dr. V. Sivadasan ji, are you moving? Yes, sir, I am moving the amendments. Number 21, 22 by Sri Ajay Makan ji, are you moving? Yes, sir. Mantri, Sadan mein aao. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Ajay Makan ji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 7 is adopted. Clause stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 23 and 24 by Sri Ajay Makan ji. Yes, I do, Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 8 to vote. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 25 to 27 by Sri Ajay Makan ji. Are you moving the amendments? Yes, sir, I am moving the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There is one amendment, number 28 by Sri Ajay Makhan ji. Are you moving the amendment? Yes, sir, I will. Let's move. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. Number 29. There is one amendment, number 29 by Sri Ajay Makhan ji. Are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving. Amendments vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 stands part of the bill. There are two amendments, number 30 and 31 by Sri Ajay Makhan ji. Are you moving? Moving. Amendments vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 7 to 8 by Dr. John Brittas. Are you moving the amendment? I am moving, sir. Number 14 and 15 by Sri A. Rahim. Are you moving the amendment? Sir, I am moving. Number 32 by Sri Ajay Makhan ji. Are you moving the amendment? I put the amendment by Dr. John Brittas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendments moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shriman Ajay Makhan ji to vote. Those in favor will please say aye. I think the noes have it. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 9 and 10 by Dr. John Brittas. Are you moving? I am moving, sir. Number 33 to 35 by Sri Ajay Makhan ji. Are you moving? I shall now put the amendment put by Dr. John Brittas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment put by Shriman Ajay Makhan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 14 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. ये सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे, जहां पर एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक इस समय पारित करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि मंत्री जवाब दे चुके हैं। अब इसके बाद जो कुछ भी संशोधन है उसको एक एक करके उस पर विचार किया जा रहा है। अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संसद से जुड़ी खबरों पर ही खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम परिचय करा चुके हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हम संसद से जुड़ी खबरों की बात कर ही रहे थे और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हैं, बल्कि संदीप त्रिपाठी जी भी इस बीच में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी इस चर्चा में। मैं पहले नीरज के पास चलता हूँ। नीरज, लोकसभा की कार्यवाही तो कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा से अभी हम सीधा प्रसारण दिखा ही रहे थे कि MSME विकास संशोधन विधेयक, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है ना कि गियर शिफ्ट हो रहा है, मुद्दों के लिए गियर शिफ्ट हो रहा है और जो विपक्ष की संयुक्त बैठक है उसमें शायद तय कर लिया जाता है कि आज किस मुद्दे को लेकर के हंगामा करना है और किस मुद्दे को लेकर के संसद को नहीं चलने देना है। ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल रणनीति तो यही है कि अलग अलग तरीके से संसद को जो बाधित करने का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है और उसी तरह की जो रणनीति है, जब आप देखें कि संसद जब शुरू होती है उससे पहले विपक्ष अपनी रणनीति बनाता है। लेकिन मुझको लगता है कि इस बार रणनीति कुछ उल्टी प्रतीत हो रही है, क्योंकि आप देखें कि जिस कथित चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव ने जो प्रदर्शन किया उस पर समाजवादी पार्टी ने अब खुद यू टर्न कर लिया है और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो साधु संत हैं उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये बताता है कि आप देखें कि जब पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे थे उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद भी उस प्रदर्शन में शामिल थे और उस कथित जो बॉक्स लेकर आए थे उसको लेकर भागने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे थे। लेकिन जब पूरे देश भर में साधु संतों का जो आक्रोश है वो उनको दिखाई दिया तो मुझको लगता है कि उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली है और कहा है कि साधु जो संत हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और पप्पू यादव ने गलत किया है। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से चाहे जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था उस समय अमित शाह की भूमिका को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मांग है वो उठाई जा रही है और बार बार आप देखें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर है कि आप देखें कि झारखंड में परीक्षा को लेकर जिस तरह का आंदोलन छात्र कर रहे हैं उस पर ना तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है और ना ही विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं वो कोई जवाब दे रहे हैं। जबकि जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की बात कर रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी चुप है और झारखंड में समाजवादी पार्टी और दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी चुप हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया राजनीति का दिखाई देता है कि आप एक तरफ जब बीजेपी राज्य या सेंटर में जब कोई बात आती है तो आप दूसरी तरह की राजनीति करने लगते हैं, जब आपके अपने स्टेट में बात आती है तो दूसरी तरह की राजनीति करने लगते हैं। आप देखें कि किस तरीके से पदों का जो बांट है वो हो रहा है और हमने कांग्रेस पार्टी के समय में देखा था कि हरियाणा में किस तरह से पर्ची और खर्ची के माध्यम से नौकरी दी जाती थी, वही स्थिति कमोवेश झारखंड में देखने को मिली है। तो ये दोहरी रणनीति है और कोशिश यही है कि विपक्ष लगातार यही प्रयास कर रहा है कि संसद के दोनों सत्र किसी तरीके से चल नहीं पाए और वो लगातार हंगामा करता रहे। और मुझको लगता है कि ये रणनीति अब धीरे धीरे कहीं उलट प्रतीत हो रही है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के खुद जो लोग हैं वो अब अपने आप को धीरे धीरे इससे अलग कर रहे हैं, जैसा कि राम गोपाल यादव ने आज अपनी बाइट में कहा। लाल जी, और हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि सपा को अपने पैर खींचने पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं किसी साधु ने चोरी नहीं की। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव के उस जो भी उन्होंने छोटा सा नाटक किया
उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से इस मामले को, बीजेपी के कई नेता अदालत लेकर गए, कई जगह, सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि सनातन से जुड़े हुए लोग भी। इसके बाद से क्या लगता है इस मामले पर विपक्ष बैकफुट पर है, क्योंकि संसद के साथ साथ ये यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। विनोद जी। जी, सावन का पहला सोमवार है और हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, संदीप जी, आज उनका सुशोभित हो रहे हैं पूरी तरह, देखिए कितना एकदम जग, तो जिसे ये बदलाव जो आप देख रहे हैं, ये बदलाव ऐसा नहीं हुआ है। वो प्रयागराज से आते हैं और काफी पुराने कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन ये ऐसा त्रिपुंड चंदन तो आपने शायद पहली बार देखा हुआ। हो सकता है कि आज सोमवार का पहला सोमवार हो जी जी और जी, उसमें वो प्रयागराज में रहते हुए अपने मनाए, लेकिन सनातन होने का वो कोई इस तरह से पार्टी में इन लोगों का थोड़ा सा एक रहता है। लेकिन इतना तो मानेंगे कि ललाट जो है वो दैदीप्यमान हो रहा है। हाँ, और अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुशोभित लग रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा। तो ये है कि वो सुशोभित करने की जो है सपा की और कांग्रेस पार्टी की, ये दोनों की जो वो वहां पे संसद भवन में आपने देखा बाहर में जी, चंदा चोरी के नाम पे जो उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक जैसे की थी, तो वो महफिल लूटने के लिए पप्पू यादव आए। अब राम गोपाल को लग रहा है कि जब अयोध्या के सारे संत समाज जो है वो इसके लिए मुखर हुए हैं, ये सीधे भगवा का अपमान था, ये सीधे अयोध्या का अपमान था, ये सीधे राम लला के उस प्राण प्रतिष्ठा का, जो उसमें आप जब मंदिर के इतने शोभायमान वहां पे देदीप्यमान अयोध्या में जब रामलला के उस मंदिर का भव्य उद्घाटन था, तब आप नहीं गए। और लेकिन उस राम मंदिर को लेके और वो डब्बा लेके अवधेश प्रसाद जी से लेके सारे सांसद उनके घूम रहे हैं। तो ये जो बात सीधे सीधे जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये आज के कालनेमी बन के जिस तरह से सनातन का ढोंग कर रहे हैं, अयोध्या ने इनको किस तरह से रिजेक्ट किया है। कल आप देखिए अयोध्या के सारे संत समाज, साधु संत ने एक तरह से मुखर रूप से विरोध किया था कि ये भगवा का अपमान है, ये सनातन का अपमान है। तो आज रामगोपाल यादव के आप बदले बदले से तेवर देख रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि ये भाई पप्पू यादव का जो ये कल का रवैया था संसद भवन में, वो गलत था। अब ये सवाल तो ये है कि अभी पूरा अपोजिशन किस तरह से कंफ्यूज है कि आप रोज एक एजेंडा बदल रहे हैं, रोज अपने एक एजेंडे को सामने में ला रहे हैं। सवाल है कि नीट पे पेपर पे आपकी इतने दिन की सारे जद्दोजहद थी, चर्चा की मांग थी, चर्चा हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सारे जितने भी उसमें थे अपने में, चाहे वो टास्क फोर्स से लेके बात हो या फिर कड़े कानून की बात हो, सब चीजें आपने देखिए सामने में है। झारखंड गवर्नमेंट चाहे तो अभी तुरंत इमीडिएट इस कानून को इंप्लीमेंट करते हुए अपने स्टेट में सारी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आप झारखंड में हो क्या रहा है, वहां सीआईडी जांच कर रही है। कौन विश्वास करेगा? हेमंत सोरेन खुद ही होम मिनिस्टर हो, हेमंत सोरेन खुद शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। आपको देश ने एक बढ़िया कानून, मजबूत कानून बना के दिया है। बिल्कुल। तो ये अगर दिल्ली में नीट के जो छात्र आंदोलन थे, चाहे वो जो भी रहे हो, ठीक है, उनके आंदोलन के बाद जो ये पूरा सेंट्रल एक कानून बना है, तो आज स्टेट को भी चाहिए कि लीक पेपर की धांधली कहीं भी देश में है, उसको एक नजरिए से आप छात्रों के भविष्य की ओर देखें और उसको उसी तरह से, चाहे झारखंड का हो चाहे सेंटर में यहाँ नीट का हो, सबके लिए एक तरह से आवाज उठनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तो देखिए संसद में कई मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने अभी जिक्र किया झारखंड के भर्ती घोटाले का, तो मैं उसी से संदीप त्रिपाठी जी से पूछ लेता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, आज झारखंड के छात्रों की गुहार हमने देखी, वो राहुल गांधी जी का नाम लेकर कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं आप, क्योंकि आप यहाँ सरकार में शामिल भी हैं। और जैसा विनोद जी ने सही कहा कि वहाँ पर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है। ठीक है, जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया, ये बात भी सही है, लेकिन केंद्र में तो दूसरा पैमाना था कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आगे कुछ नहीं होगा। वहां वो खाली अधिकारी को हटाकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। तो वहां क्यों ना ऐसा हो कि शिक्षा मंत्री भी वहां पर इस्तीफा दें? विनोद जी ने जहां से बात शुरू की थी, मैं भी अपनी बात वहीं से शुरू करूं। बेशक करिए। देखिए, अभी हमारे त्रिपुंड पे आप लोगों ने बात की, मैं ये कहूंगा हमने सावन के प्रशंसा की है सर। सर वही मैंने आपकी प्रशंसा को ही, प्रशंसा और तंज उसमें दोनों था, मैं दोनों नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको टोक दिया बीच में। हमने मैंने विनोद जी की बात थी। अच्छा, विनोद जी ने भी तंज नहीं किया, प्रशंसा की। मैं बता रहा हूँ सर क्या किया। सच ये है कि आप सावन महीने के पिछले वर्ष की भी आप अगर डिबेट निकालेंगे तो 1-2 डिबेट में आपको मैं त्रिपुंड लगाए मिल जाऊंगा।
सच ये है कि हर सावन में मेरे घर पे पूरे महीने रुद्राभिषेक होता है, हमारे पिताजी करते हैं। और हम लोग जब भी घर के बच्चे फ्री होते हैं या जब इच्छा होती है, जैसे आज का पहला सावन का पहला सोमवार था, तो हमने भी रुद्राभिषेक किया। और अभी कुछ देर पहले किया, तो जाहिर सी बात है इसको मिटाया नहीं जाता है, स्वतः जब मिटता है इसको धुला नहीं जाता है। संदीप जी, मैं विनोद जी से कह देता हूं कि इसका यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे कभी नहीं रहा सर, कांग्रेस का भी नहीं रहा। अब देखिए, राहुल जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है सर, हम उसके नाम पर कभी वोट मांगते हैं क्या? हम कोई भाजपा ही थोड़ी ना है कि भगवा वस्त्र पहन के गोविंद गिरी महाराज, फर्जी बाबा जो कहीं किसी मठ मठाधीश नहीं है, किसी मठ से जुड़ा नहीं है, आकर गोविंद गिरी भगवा कपड़ा पहन के बाबा बन जाएगा और चोरी करेगा। और अगर उसका प्रतीक के रूप में कोई संसद में इस बात को कह दे तो भगवा का अपमान हो जाएगा। मैं अपने भाजपा के साथी से पूछूंगा, गोविंद गिरी, मैं आपका वाला सवाल उनसे पूछूंगा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक से, संदीप जी, पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक से सपा किनारा कर रही है, क्या कांग्रेस भी किनारा कर रही है? हम उस पर भी जवाब दे रहे हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा सवाल, साक्षी महाराज, गोविंद गिरी महाराज, उमा भारती, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बाबा जो बनाए गए 80 के दशक में, बनाए गए कौन से मठ से जुड़े? हाँ, बनाए गए। कौन से मठ से जुड़े हुए हैं? इनके गुरु का नाम क्या है और किस परंपरा से है? कृपया बताइए, इसलिए कि ये आपके पार्टी के बाबा है। अब आते हैं, अभी आपने कहा कि राम गोपाल जी ने किनारा कर लिया। राम गोपाल को हम जानते ही नहीं सर, नहीं जानते। इनका सपा का कार्यकर्ता, ये उस टाइप का, आप उस टाइप का बयान दे रहे हैं, अखिलेश वखिलेश टाइप का। हाँ, सुन लीजिए, सपा का कार्यकर्ता क्या कहता है मैं बता रहा हूँ। 10 वीडियो बता दूंगा राम गोपाल जी के बारे में। अमित शाह के पिट्ठू हैं, ये सपा के नेताओं। राम गोपाल यादव अमित शाह के पिट्ठू हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ सर, सुन लीजिए, ये कई सपा नेताओं के बयान रहे हैं। जब शिवपाल जी अलग हुए थे, इस संदर्भ में आप अगर आर्काइव से सर्च करेंगे, 10 आपको ये बात मिल जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? एक बात पूछूं, अभी राम गोपाल यादव को पिट्ठू बता रहे हैं आप, कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं आप? वो सर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। जिस बात के लिए अधिकृत हूं, तो उसी पर सीमा में ही बात कर पाऊंगा। बात यह है कि अभी राम गोपाल जी ने आपने जो बाइट दी उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन हनुमान जी के अपमान किया था भारतीय जनता पार्टी ने, नचाने का काम किया था, उन प्रतीक रूपी हनुमान जी को 51,000 रुपए अखिलेश जी लाके देते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से हनुमान जी का अपमान किया गया था। तो ये पप्पू यादव के संदर्भ में एक बात मैं कह दूं, उन्होंने जो है रावण की नाभि परवार किया। ये जो फर्जी बाबा अयोध्या के निकल कर यानी कि आप जो है उस नुक्कड़ नाटक का समर्थन कर रहे हैं राम गोपाल यादव और सपा से आप अपना अलग रुख ले रहे हैं। ठीक है, मैं अब जवाब लेता हूं, चंदा चोरी हुई तो जवाब लेता हूं अनिरुद्ध जी से। 3 बाबा, ठीक है, अयोध्या से मात्र 3 बाबा निकल कर आए। ठीक, अब रुक जाइए अनिरुद्ध जी, जिस तरह से पप्पू यादव जी ने नुक्कड़ नाटक किया, सपा ने तो अलग किया, लेकिन ये तो यहां तक जा रहे हैं, कह रहे राम गोपाल यादव तो ऐसे ही करते हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, और जहां तक मुझे याद है कि कुछ एफआईआर में आप लोगों ने शायद पप्पू यादव के साथ साथ कुछ जगह पर राहुल गांधी जी का भी नाम शामिल है एफआईआर में। देखिए इस मामले क्या कि ये समय का तकाजा देखिए कि ये लोग जालीदार टोपी से कहां पे उल्टे जनवरी तक पहुंच गए। वो बहुत लोग गए हैं कि नॉनवेज मोमोज खा के और कैलाश मानसरोवर की यात्रा और तमाम बातें चर्चा करते रहे। मुझे उस चर्चा पे नहीं जाना है। देखिए मिर्ची लग गई। और साधु सन्यासियों से ये कहां से करेंगे? 7 नवंबर 1966 के गोली चलवाने वाले ये लोग हैं, वो ज्ञापन देने जा रहे थे, धड़ाधड़ गोली मार दिए। एक और राम गोपाल यादव जी तब कौन अमित शाह जी के पिट्ठू थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा जो गुंबद पे चढ़ गया उसको उतरने नहीं दिया, गोली से भून दिया। तो पिट्ठू उट्ठू कुछ नहीं, ये लोग क्या है कि अब इन लोगों ने सनातन का अपमान कर दिया है। वहां पे क्या है कि कोई सूज पहन के गया है, कोई भगवान राम को नीचे लेटा दिया है, जूते के नीचे कर दिया है। और ये सारा नाटक डिंपल यादव
और समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, इन लोगों ने साधु सन्यासी समाज होता है, मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हिंदू समाज का, सनातन का जब अपमान कर दिए, तो अब ये हो गया क्या कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना। और दूसरी चीज ये है कि जब जब पार्लियामेंट 2014 से चली है, हमेशा कोई ना कोई ये लोग मुद्दा लेके आते हैं, उस मुद्दे पे फेल हो जाते हैं। ये राफेल के मुद्दे पे लेके कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। वो सारे रिकॉर्ड है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, अभी बाबूलाल मरांडी जी की बात हम सुन रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा इसमें जो शामिल है सबका इस्तीफा होना चाहिए। मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से उन लोग नहीं, जिस तरह उन लोगों ने खूंटा गाड़ा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, वैसे बीजेपी झारखंड के लिए खूंटा क्यों नहीं गाड़ रही है? होना क्यों नहीं चाहिए भाई? नहीं, आप उस चीज में खुल करके छात्रों के साथ इस मांग में क्यों नहीं उतर रहे मैदान में? नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए? लोग उतर रहे हैं और होना क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी क्यों नहीं उतर रही? बीजेपी की ये लोग पंजाब के अंदर दूसरा पैमाना अपनाएंगे, ये लोग कर्नाटक के अंदर दूसरा पैमाना अपनाएंगे। क्यों नहीं कर्नाटक के अंदर दूसरा पैमाना? जो चिकित्सा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर था, जिसके उसमें पेपर लीक हुआ था, उसी को बाद में दोबारा हेल्थ मिनिस्टर, कांग्रेस ने अपनी सरकार में दोबारा हेल्थ मिनिस्ट्री दे दिया। झारखंड के अंदर चू नहीं होगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, ना ये बोलेंगे ना इनका इकोसिस्टम बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और स्वास्थ्य, वही शिक्षा मंत्री, वही गृह मंत्री, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री, तो न्याय कैसे होगा? तो बिना इस्तीफा दिए तो न्याय संभव नहीं है, और इस्तीफा तो देना पड़ेगा, चाहे आज दे चाहे कल दे। इनको जनता जैसे कहते हैं ना खींच के निकालेगी, वैसे बाहर बाहर निकलेंगे। और पप्पू यादव जी सनातन जो बने घूम रहे हैं ना, 40-50 मुकदमे, खैर उनके ऊपर रावण भी यही काम करता था, वही ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए, वो तो झारखंड के लिए 10 सेकंड खत्म करूंगा। ये जो दोगलापंथी डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, पंजाब में कुछ और, कर्नाटक में कुछ और, केरला में कुछ और, हजार FIR बच्चों पे कर दिए, और झारखंड के अंदर बच्चे क्या मांग रहे हैं? तो ये ना किसी को व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि दबाव बनाने में कोई कमी रह गई है झारखंड जैसे राज्य में, पंजाब जैसे राज्य में आपकी तरफ से? उसका कोई कमी नहीं रह गई। लोगों को एक दिख भी रहा है, ये लोग जो इनका इकोसिस्टम है और जो विपक्ष के लोग हैं, इनका डबल स्टैंडर्ड लोगों को दिख रहा है। एक जगह कुछ और स्टैंडर्ड, जो अपने पाती पड़ी तो उसमें भागे भागे मुंह छुपाए बकते हैं। ठीक। मैं अब एक बार नीरज के पास मैं आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं नीरज के पास। अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर नीरज के पास। हाँ, देखिए अभी हमारे साथी ने झारखंड की बात की। झारखंड में साहब कार्रवाई हुई, यहाँ पर कौन सी कार्रवाई हुई थी? जब पेपर लीक हुआ था तो चार अधिकारियों का नाम बता सकते हैं जिसको आपने सस्पेंड किया? 13 लोग गए, 37 दिन के अंदर पेपर हुआ, 25 दिन में रिजल्ट हुआ, 12 दिन में क्या कहते हैं, मैं तो इसमें एक बात और कहता हूं, गोलमोल एक बात और कहता हूं कि शिक्षा मंत्री को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए क्या क्या नहीं हो गया? सर पूरा एनडीए का 45 ऑफिसर एक साथ ही सारे निकाल दिए गए। बिल्कुल, वहां डीजी का डीजी को ट्रांसफर किया गया था। ये सब चीज जो फैक्ट्स है वो मैं आपको उस पर रही है। हाँ, सही बात। फैक्ट मैं बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बोलिए। धरना प्रदर्शन और आंदोलन के पहले कौन सी कार्रवाई हुई थी? हमने ये सवाल पूछा। तो मैं तो वही कह रहा हूँ। धरना प्रदर्शन, एक चीज बताइए, पेपर का लीक की खबर जैसे ही 12 दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी इंपोज होती कि नहीं होती, 13 लोगों पे FIR होता कि नहीं होता है, 37 दिन के अंदर पेपर होता कि नहीं होता है? आप कहां की कहानी बता रहे? झारखंड में आप बताइए, झारखंड में क्या कार्रवाई की? कर्नाटक के अंदर बताइए कि जो स्वास्थ्य मंत्री था, पता चलता वही पेपर लीक में पकड़ा जाता, उसका PA पकड़ा जाता, वो कहता व्यक्तिगत मामला, उसको दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। केरल में 1000 बच्चों पे FIR किया कि नहीं किया आपने? पंजाब में 258 पे FIR किया कि नहीं किया आपने? काहे डबल स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं भाई? एक तरफ सनातन का अपना, एक तरफ क्या कहते हैं दोगलापंथी बच्चों के साथ। तब सही है, और CID जांच करेगी तो गलत करेगी। अरे CID कौन सी जांच? वही होम मिनिस्टर अपने खिलाफ कैसे जांच कर लेगा भाई? तो वही मतलब खुद अपने खिलाफ जांच कर लेगा। रुकिए, हमारा पॉइंट ये है कि दो पैमाने नहीं हो सकते, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, दो पैमाने नहीं चलना चाहिए। खैर, सीधे मैं नीरज के पास चलता हूं। नीरज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसके पहले संसद में ये पूरा का पूरा जो सत्र है, मानसून सत्र, इसमें पूरा गतिरोध पहले किस पर रहा कि नहीं शिक्षा मंत्री पहले इस्तीफा दे दें, अब कह रहे हैं कि नहीं गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, और भी जो चढ़ावा में गड़बड़ी का मुद्दा है वो सब है। ये बताइए कि संसद में भारतीय जनता पार्टी और बाकी, क्या झारखंड वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर्याप्त रूप से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्योंकि निशिकांत दुबे तो बोलते हुए नजर आते हैं, बाकी लोग भी इस मुद्दे को वहां पर उठा रहे हैं? संसद में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है? देखिए, मुझे लगता है लाल जी उस तरीके से मुद्दा उतना प्रभावी तरीके से नहीं उठा रहे हैं।
एक दो सांसद बीच बीच में जरूर बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके की लॉबिंग एक तरीके से विपक्ष ने की थी जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था, और उसके बाद विपक्ष के तमाम जो नेता एकजुट हुए और संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं बीच बीच में जरूर कह रहे हैं कि झारखंड में जो परीक्षा को लेकर धांधली हुई है उस पर हेमंत सरकार है उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप देखें कि पिछले कई दिन से लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जिस जैन जी की बात लगातार की जा रही है, वो जैन जी वहां पर बैठा है धरना प्रदर्शन में, और बड़ी संख्या है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर ठीक तरीके से प्रेशर बनाया जाए तो मुझे लगता है कि जो परिणाम है वो बेहतर आ सकते हैं, और एकजुटता ठीक है विनोद जी, ठीक मैं लौटता हूँ विनोद जी, खासतौर से जो एनडीए के दल हैं। ठीक विनोद जी, वहाँ भी जेएनजी बैठा हुआ है और सुनने में आया कि वहाँ पर पुलिस ने बिजली पानी काट दिया, अंधेरे में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ ना कोई स्विगी से ना जोमेटो से कोई ना खाना भेज रहा है ना कोई कैब भेज रहा है, लेकिन बेचारे बिस्किट चनाचूर खा करके वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ जिस तरह से बाकी पार्टियों ने दबाव बनाया, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से दबाव बना रही है? लाल जी, आपके सवाल का जवाब एक ही है कि झारखंड में अभी चुनाव दूर है। ये बात सही कह रहे हैं। और चुनाव अगर दूर है तो राहुल गांधी के लिए मायने नहीं रखता कि झारखंड में क्या हो रहा है, विपक्ष के लिए मायने नहीं रखता। अब सीधे उत्तर प्रदेश का चुनाव का ये सारा नजारा पार्लियामेंट में एजेंडा भी जो है ना वो अयोध्या की तरफ चला गया। आप अगर पूरे सपा के सांसद को रोज एक जो लेके देखते हैं कि वो डब्बा ले लेके घूम रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? जिन लोगों ने कभी 1 रुपया न कभी राम मंदिर के निर्माण में और उनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, वो आज अगर गिनती करके कह रहे हैं कि हमारा 20,000 हो गया कलेक्शन, तो आप समझिए वो एक तरह से अयोध्या की, बिल्कुल राम मंदिर निर्माण की, ठीक उस संघर्ष की वो मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल वो मजाक उड़ा रहे हैं उन बलिदानियों की जो उस राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए 500 साल का संघर्ष किया। वो कोई अवधेश प्रसाद के डब्बा लेके घूमने से और राहुल गांधी का 20 रुपया उसमें डालने से वो संघर्ष कमजोर नहीं होता। बिल्कुल, वो तो पहले त्रिपाठी जी आप उस इलाके से है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा है उस संघर्ष को, और उस संघर्ष को जिस तरह से मजाक बना रहे हैं आप यहाँ। क्या राम मंदिर में आप सांसदों से और लोगों से चंदा लेके आप कह रहे हैं कि हम इसको मंदिर में दान करने जा रहे हैं? आप उस संघर्ष को उपहास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अयोध्या का उपहास कर रहे हैं, आप सनातन का उपहास कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, उल्टा पड़ सकता है यूपी विधानसभा चुनाव। अभी सर ने कहा कि जो है हम चुनाव की वजह से इसको उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर दिए। नहीं सर, हमने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम शुरुआत की कोटा से। राजस्थान में कोई चुनाव होने वाला नहीं था, बीच में 2 प्रोग्राम ड्रॉप भी हो गया था। 8 अगस्त को 8 अगस्त 5 बजे प्रयागराज में भी छात्रों की गूंज होने जा रहा है। ठीक, 8 अगस्त 5 बजे छात्रों की गूंज होने जा रहा है। हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है सर। अनिरुद्ध जी, पेपर लीक से जो है मामला ये गियर शिफ्ट हो गया है सड़ावा गड़बड़ी तक। हम तो कह रहे नहीं सर, मुझे बस 5 सेकंड दे 5 सेकंड दे रहा हूँ। बिल्कुल 5 सेकंड अनिरुद्ध जी को दीजिए, समय भी समाप्त हो रहा है। बोलिए अनिरुद्ध जी, बोलिए। देखिए, अगर क्या कैमरामैन दिखा सकते हैं ये काले काले कपड़े पहन के किसका विरोध कर रहे थे जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था? कांग्रेस के लोग। अगर ये दिखा सकते हैं, देखें ये किसका विरोध कर रहे थे, ये कांग्रेस के लोग किसका विरोध कर रहे थे जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था? ये काले कपड़े पहन कर आए। ठीक है, समाजवादी पार्टी वाले ठीक है, ठीक, शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया अनिरुद्ध जी, संदीप जी, शुक्रिया। संसद से लेकर यूपी विधानसभा चुनाव तक और पूरे देश की जनता देख रही है। शुक्रिया बहुत बहुत अनिरुद्ध जी, साथ में संदीप जी, विनोद जी आपका भी शुक्रिया, और नीरज आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद लौटेंगे तो वही वाली बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसी मामले की गूंज सुनाई पड़ी है और इस मामले पर वहां गतिरोध हुआ है। ब्रेक के बाद एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम इस वक्त में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह से अयोध्या वाला मुद्दा वहां पर गतिरोध बन रहा है और सपा वहां पर उठा भी रही है। चुनाव से पहले सपा का राम मंदिर वाला मुद्दा जिस तरह संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले सपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार और उग्र विरोध प्रदर्शन किया। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा आरंभ ही प्रचंड है। विधानसभा के मानसून सत्र में सपा आरंभ को ही प्रचंड करने का मन बना रही है, बल्कि बना चुकी है, कर रही है। सपा विधायक राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक मुद्दों को लेकर हाथों में तख्तियां, बैनर और अनोखे अंदाज में दान पेटी लेकर वहां पहुंचे। तो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि अयोध्या की भव्यता को देखकर कुछ लोगों को बड़ी ईर्ष्या हो रही है। जिनका कभी 1 रुपया का भी योगदान नहीं था, वो आज दान पेटी लेकर घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सपा का ढोंग बताया। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाने की बात कही और कह रहे कि वो आज सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में कल अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार संसद में आवाज उठाई जा रही है, ठीक उसी तरह कांग्रेस पार्टी विधानसभा के भीतर भी अयोध्या और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी। उत्तर प्रदेश का मौजूदा असेंबली सत्र जहां सत्ता पक्ष के लिए अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर है, तो वहीं सपा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह कि आज की अयोध्या की जो भव्यता और दिव्यता लोगों के सामने है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा कि चढ़ावा चोरी में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। ऐसी हालत में सपा का राम मंदिर मुद्दा कितना असरदार साबित होगा, ये देखना बाकी है। तो इस पूरे मुद्दे पर जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो फ्रंट फुट पर हैं। उन्होंने कहा, चंदा चोरी मामले में सभी सदस्यों से स्वस्थ चर्चा की मैं मांग करता हूं। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। वहीं सभा के नेता माता प्रसाद पांडेय का कहना है कि चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है। जितने मुद्दे हैं, जितने देखो, यहाँ शैक्षणिक मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है और अयोध्या का चढ़ावा है, तमाम तो मुद्दे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस समय। सीधे पहले रामेंद्र के पास ही चलते हैं। रामेंद्र, मुझे लगता है लगभग अगर तुलना कीजिए तो जैसा संसद में नजारा दिखा वैसा वहां यूपी विधानसभा में भी दिखा, जबकि सीएम तो साफ कह रहे हैं कि आइए करते हैं ना, अयोध्या की चढ़ावा की गड़बड़ी पर भी चर्चा करते हैं। तो अब इस समय क्या हो रहा है, क्या कोई सहमति बनी दोनों पक्षों के बीच विधानसभा में? लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमत लालचंद जी नहीं बनेगी। दोनों दो ध्रुव हैं, एक देश के लिए सोचेगा, एक समाज के लिए सोचेगा, एक परिवार के लिए सोचेगा और राजनीति के लिए सोचेगा। तो दोनों ध्रुवों पर अलग अलग बैठे हुए लोग, इनमें सहमति के आसार बहुत कम है। 2027 में चुनाव है और ये आखिरी बजट या सत्र है, तो जाहिर है कि ये हंगामेदार होगा, ये तय है। और समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जैसा अखिलेश यादव ने अपने एक ट्विटर पर लिखा है कि आरंभ ही प्रचंड है, तो उस तरीके से करेंगे। देखिए, सपा की जो मूल है वो ये है कि उदंडता करना है, और ये आज से नहीं है। आप जितने बार सदन की चर्चा होती है, शुरुआत से ही कोई न कोई नाटक करके आते हैं और इस तरीके से उदंडता सदन के अंदर और सदन के बाहर होती है। तो जाहिर है कि जो पहले से था वही आज भी है, कोई आचरण सपा का बदला नहीं है और आगे की उम्मीद भी अभी नहीं की जा रही है। ठीक, विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या एक जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है सिंक्रोनाइजेशन, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा और कांग्रेस के बीच, दिल्ली से और लखनऊ तक के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की कमी दिख रही है? जिस तरह पप्पू यादव के मुद्दे पर रामगोपाल यादव हो, सपा हो, वो आलोचना कर रही है, लेकिन कांग्रेस उनका साथ दे रही है, तो यूपी विधानसभा में भी और आगे भी यूपी की राजनीति पर उसका असर दिखाई पड़ सकता है क्या? लालजी, मैंने आपकी स्टोरी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ का वो अभी साउंड बाइट सुना है।
और उन्होंने कहा कि आइए सदन के अंदर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब समझने की जरूरत है कि वो सीधे तरह से एक चुनौती दे रहे हैं। जी, फ्रंट फुट पर खेलने की बात। सिर्फ पोस्टर लेके बाहर में, जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह का एक आप दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन राम मंदिर चंदा चोरी का, उसी तरह से यूपी में दिखाएंगे। सपा कभी भी सदन के अंदर में इस बात की चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि सपा को पता है, अखिलेश जी को, कि अगर वो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि आइए हम इसकी चर्चा करते हैं सदन के अंदर, तो उनको पता है कि तब वक्फ का भी मुद्दा उठेगा। बिल्कुल, तब वो सारे मुद्दा उठेंगे, जो सारे सपा की जो लोग हैं, जो सारे वक्फ में वो अपने अपने हिसाब से कब्जा किए हुए हैं, उनकी भी चर्चा होगी। तब वो सारे भी, उसकी भी ऑडिट की बात होगी जो अब तक नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि सपा इस इलेक्शन मोड पे अपनी एक फसाद ले लेगा अपने ही लोगों के लिए। ये सीधा है कि एक परसेप्शन की बात है कि उनको, इस पार्टी को ये जरूर ये लग रहा है सेटबैक, जहां कभी अयोध्या में दीप नहीं जलती थी, वहां अगर अयोध्या में एक दिन में योगी आदित्यनाथ के उस दीपोत्सव में 18 लाख 20 लाख दीप जल रहे हैं, तो ये इसकी तुलना क्यों ये डब्बा ले लेके घूम घूम के करेंगे, ये उनको पता है। ठीक, रामेंद्र बताइएगा जरा। ठीक है, मान लीजिए आपस में सहमति तो नहीं बनी, लेकिन अगर सीएम चुनौती दे रहे हैं कि आइए चढ़ावा गड़बड़ी पर ही चर्चा कर लेते हैं, तो सपा इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं कर रही? राम का नाम जिनको लेने से परहेज था, वो राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं सार्थक बहस। आप इनसे सार्थक बहस को उम्मीद मत करिए, और राम के नाम पर तो बिल्कुल मत करिए। अभी तक मंदिर में जितने बार बुलावा हुआ वहाँ नहीं गए, तो कोई राम के नाम पर जब चर्चा शुरू होगी तो इनकी कलई खुल जाएगी सदन के अंदर। इसलिए जो भी प्रदर्शन है वो बाहर करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिर आएगा बहराइच में जो मज़ारों पर लिया गया है, जो धार्मिक रूप से पैसा आया था, उसकी जो लूट, सारी गड़बड़ियां सामने आने लगेंगी। अगर और इशूज हैं उनकी बात होगी, बिल्कुल, तो जाहिर है कि सार्थक चर्चा तो नहीं करेंगे लालचंद। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेलते हैं, उन्होंने कहा इतना ज्यादा भक्ति भाव जग रही है, चलिए मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मिलकर काम करते हैं, वो भी मुद्दा कहीं ना उठा दें। शुक्रिया फिलहाल रामेंद्र आपका जुड़ने के लिए लखनऊ से, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।